हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न शिक्षा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन। हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। इसका एक्सटेंट क्या हुआ, इसके पहले लेटर वैदिक सिविलाइजेशन क्या था, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन क्या था, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो द वैदिक एज वॉज बिटवीन 1500 BC एंड 600 BC। इसका एज क्या है, कितने से कितने ईयर तक है, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। ये नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन है। हड़प्पा भी मेजर सिविलाइजेशन था और ये भी एक नेक्स्ट मेजर सिविलाइजेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, क्योंकि इसी एज में हमारी वेद, कई सारे वेद मुझे पता चले, जो हम लोग के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सब के बारे में भी पता चला। तो द वेदास वर कंपोज इन दिस पीरियड एंड दिस गिव्स दिस एज द नेम। इसीलिए इस एज का नाम दिया गया है वैदिक एज, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग को कई सारे वेद मिले, जो हम लोग के 4 वेद हैं, इसीलिए इसको उसके नाम, वेद के नाम के बिहार पे इसका हम लोगों ने इसका नाम रखा गया है वैदिक सिविलाइजेशन। द वेदास आर ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरिया। वेदास से भी पता चलता है इस एरिया के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में। दिस पीरियड स्टार्टेड आफ्टर कमिंग ऑफ आर्यंस और इंडो आर्यंस। इस पीरियड के टाइम पे आर्यंस आए, कैसे आर्यंस आए और कैसे इंडो आर्यंस आर्यन कैसे आए, ये सब बारे में हमें पता चलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्ली वैदिक एज क्या होता है। इनिशियली आर्यंस लिव्ड इन लैंड नोन एज सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब क्या है, लैंड ऑफ 7 रिवर, जहाँ से वो लैंड जहाँ से सातों तरफ से नदियाँ हो, और उसी लैंड को हम, जैसे पंजाब क्या है, 5 नदियों की भूमि है, वहाँ पे 5 नदी हैं, इसलिए वो 5 नदियों की भूमि है, इसीलिए लैंड ऑफ 7 रिवर का मतलब है कि वो 7 नदियों की भूमि होगी। तो आइए देखते हैं कि वो 7 नदी कौन कौन सी हैं। एक तो है सिंधु, एक है विपस, और एक है वितस्ता, और एक है परुसनी, और एक है सरस्वती, एक है असिकनी, और एक है श्रुतुदरी। तो आइए इसका नाम देखते हैं। आज सिंधु इंडस कहते हैं, विपस को बीज कहते हैं, वितस्ता झेलम है, और परुसनी को रावी बोलते हैं, और असिकनी को चेनाब बोलते हैं, और श्रुतुदरी को सतलज बोलते हैं। तो ये 7 रिवर आप याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लैंड ऑफ 7 रिवर कौन कौन सी थी, या फिर ये पूछ सकता है, एग्जाम्पल दे देगा, इसमें बोलेगा कि इन सब में से कौन सी ऐसी रिवर थी, वो लैंड ऑफ 7 रिवर में से इनमें से कौन सी ऐसी लैंड है। तो आप इन सब का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, और दोनों नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बीस भी लिख सकता है और विपस भी, आप तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो क्या था, मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि एक राजा होता था और बाकी प्रजा होती थी, राजा की बात माननी ही होती थी, राजा का ही चलता था, तो उसे बोलते हैं मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जहाँ पे राजा होता था। और पैट्रियार्कल फैमिली थी। पैट्रियार्कल फैमिली से मतलब ये होता है कि जो अगर परिवार में पुरुष का जो मेल होता था उसका प्रभाव ज़्यादा होता, वो इफेक्टिव होता था इन कंपैरिजन फीमेल। और सोशल ग्रुपिंग कैसे होती थी, कुला, फैमिली, ग्राम और विशु, जन, ये सोशल ग्रुपिंग होती थी, जिन्हें अगर कुला को फैमिली बोलते थे, ग्राम मतलब गांव, और विशु जन, इस तरह की सोशल ग्रुपिंग होती थी। और ट्राइबल असम्बलीज़ होती थी, जिन्हें वो लोग बोलते थे सभास और समितिज़ बोलते थे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं ऑफ ट्राइबल किंगडम्स, जैसे कि ट्राइबल किंगडम्स भारताज, मतियार और यदूज एंड पुरुष, ये सब होती थी ट्राइबल किंगडम्स। तो इनके नाम हैं भारताज, मटियार, यदूस एंड पुरुष। अब देखते हैं सोशल स्ट्रक्चर क्या होते थे। वुमेन एंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। उन लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी, रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था। और वो सभा और समिति में पार्ट भी ले सकती थी, वहाँ पे अपना राय दे सकती थी, वहाँ पे पार्ट ले सकती थी सभा और समिति में। और वुमेन पोइट्स, कई सारी वुमेन पोइट्स भी थी, कई सारी वुमेन कवि भी थी, जैसे कि अपाला, लोपामुद्र और विश्वरा एंड घोष। ये जो उस टाइम पे ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है कि कई वुमेन कवि भी थी, जैसे नाम है अपाला, लोपामुद्रा और विश्वरा और घोष। ये 4 आप नाम याद कर लीजिए, ये भी पूछ सकता है, एग्जाम पे आ सकता है।
कैटल और कैटल कैसे उन लोग का कैटल स्पेशली काउज, वो लोग क्या पालते थे, काउज, गाय को पालते थे, जो उस टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो लोग गाय को पालते थे उस टाइम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये चीज़ कि वो लोग किस चीज़ को पालते थे, कौन सा पशुपालन करते थे, काउ का करते थे। मोनोगैमी वॉज प्रैक्टिस्ड बट पॉलीगैमी वॉज ऑब्जर्व अमन रॉयल्टी एंड नोबल फैमिली। मोनोगैमी का मतलब है कि एक शादी करना, कि एक शादी भी उस टाइम पे होती थी, और पॉलीगैमी होती थी एक से ज़्यादा शादी करना, एक से ज़्यादा विवाह करना। तो ये ज़्यादातर देखा गया है जो रॉयल होते थे, जैसे किंग हो गए हैं, वो लोग करते थे, और नोबल फैमिलीज़ के लोग ही पॉलीगैमी कर सकते थे, वरना मोस्टली मोनोगैमी थी। देयर वॉज नो चाइल्ड मैरिज नहीं थी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, आप देखते हैं कि दे वर पेस्टोरल एंड कैटल रियरिंग पीपल। वो लोग चरवाहे होते थे, और कैटल वो लोग चरवाहे होते थे और पशुपालन करते थे, जैसे आपको बताया कि काऊ का पशुपालन मोस्टली करते थे। और वो एग्रीकल्चर करते थे, और हॉर्सेस चैरियर मतलब घोड़े का रथ बनाते थे, उनके पास घोड़े के रथ होते थे। और रिवर्स को अक्सर ये लोग यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, सामान को दूसरी जगह से अपनी जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। कॉटन एंड वूलन फैब्रिक्स वर स्पन। कॉटन जो होते थे और वूलन फैब्रिक्स होते थे, उनको वो लोग बुनते थे और उसी को ही यूज़ करते थे। उस टाइम पे क्या था, कपास और ऊन, ये लोग यूज़ करते थे। ये फैब्रिक उस टाइम के होते थे, और रिवर्स का ये लोग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। और हॉर्स चैरियट होते थे इन लोगों के पास, और ये लोग पशुपालन करते थे और चरवाहे होते थे। और ट्रेड वॉज कंडक्टेड थ्रू द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि सामान का आदान प्रदान करना। उस टाइम पे कोई भी ऐसा रुपी नहीं था, कोई भी ऐसा पैसा नहीं था कि आज के जैसे पैसा दिया तो सामान आया। तो जैसे अगर मेरे पास चावल है, सामने वाले के पास दाल है, अगर उसे चावल की ज़रूरत है तो हम उसे चावल दे देंगे, अगर हमें दाल की ज़रूरत है वो हमें दाल दे देगा। तो ऐसा सामान का आदान प्रदान चलता था, बार्टर सिस्टम होता था। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कॉइन का डेवलपमेंट किया। कॉइन उन लोग के कॉइन को बोलते थे निष्का। नाम क्या था उन लोग के कॉइन का, निष्का नाम था। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। फिर उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे इन लोगों ने कॉइन, उन लोग के टाइम पे कॉइन आया जिसे हम बोलते थे निष्का। ठीक है। अब रिलीजन क्या होता था, नेचुरल फोर्सेस का वो लोग पूजा करते थे। जैसे नेचुरल फोर्सेस क्या हो गया, थंडर हो गया, बिजली कड़कना, और आग, हवा और पानी, बारिश, इन सब की ये लोग पूजा करते थे। जैसे इंद्र, उन लोग के टाइम पे इंद्र भगवान जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाइटी होते थे, बहुत ही उन लोग को वो इंपॉर्टेंट डाइटी होते थे, उनको ज़्यादा मानते थे ये लोग इंद्र को। और पृथ्वी को मानते थे, अग्नि को मानते थे, वरुण को मानते थे, वायु को मानते थे। फीमेल, और उस टाइम पे फीमेल डाइटीज़ भी होती थी। फीमेल डाइटीज़ थी उषाज एंड अदिति। ये लोग नेचुरल फोर्सेस को अपना डाइटी मानते थे, और उसमें से इंद्र भगवान जो होते थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी थे उन लोगों के लिए। और फीमेल डाइटी उषा और अदिति होते थे। और अदर पूछते थे, अदर कौन से डाइटीज़ थे, पृथ्वी थी, अग्नि थी, वरुण थे और वायु। उस टाइम पे ना ही कोई टेम्पल था, और ना ही कोई आइडल वर्शिप थी, ना ही मंदिर था, ना ही कोई मूर्ति पूजा थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड इतना ही था कि अर्ली वैदिक पीरियड में ये देखा गया है कि वुमेन को कितना सम्मान मिलता था, वीमेन को। और ये लोग चरवाहे होते थे, और मोनोगैमी कहीं कहीं देखी गई, कहीं कहीं पॉलीगैमी देखी गई। वो भी कई मतलब जैसे बहुत से मतलब जो रॉयल फैमिली के होते थे वो लोग पॉलीगैमी करते थे, और ये लोग मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ना ही उस टाइम पे टेम्पल थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें अर्ली वैदिक पीरियड में देखी गई। तो अब देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड क्या था। लेटर वैदिक पीरियड और पेंटेड ग्रे वेयर फेज, ये आया है 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। तो इस टाइम पे ये लेटर वैदिक पीरियड क्या है। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड एंड ऑक्यूपाइड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी, कोसाला एंड बिहार। देखते हैं इस टाइम पे जो आर्यंस थे वो ईस्टवर्ड को मूव्ड किए, ईस्ट पे आए, और उन्होंने वेस्टर्न और ईस्टर्न यूपी को ऑक्यूपाइड कर लिया। एंड कोसाला, कौन कौन से थे, कोसाला एंड बिहार। आइए इसको मैप पे देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये कोसाला है, ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी को ऑक्यूपाइड कर लिया, कोसाला था, और बिहार को ऑक्यूपाइड कर लिया। तो आप देख, तब आइए इसको पढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था लेटर वैदिक पीरियड में। किंगडम लाइक महाजनपदास वर फॉर्म्ड बाई अमलगमेटिंग स्मॉलर किंगडम। उस टाइम पे जब महाजनपद बन गए थे, महाजनपद कैसे बने थे, जो स्मॉल किंगडम होते थे उनको मिला दिया गया था, उनको एक ही जगह उनको ऑक्यूपाइड करके एक जनपद बना दिया गया था, जिसे वो लोग महाजनपद बोलते थे। किंग्स पावर इंक्रीज, किंग्स अपनी पावर इंक्रीज़ करता था, और वेरियस सेक्रीफाइस, और बहुत सारी सेक्रीफाइस बलिदान देता था अपने आप को, अपनी पावर को, पोजीशन को इन्हेंस करने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कई सारे सेक्रीफाइस करता था और अपनी पावर को इंक्रीज़ करता था। सेक्रीफाइसेस व राजसूया यज्ञ क्या होता है कि
एक ऐसा यज्ञ होता है जिससे कि अगर कोई भी किंग अगर राजसूया यज्ञ कराता है तो एक जिससे क्या बन जाता है कि वो वहाँ का चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, राजाओं का राजा बन जाता है अगर वो राजसूया यज्ञ करवा लेता है। तो राजसूया यज्ञ ये होता है। और वज्रपया होता है जिसमें चैरियट रेस होती है, रथ की रेस होती है। और अश्वमेधा होता है जिसमें हॉर्स को ये लोग सेक्रीफाइस करते थे, घोड़े का बलिदान देते थे। तो क्या हुआ कि कैसे ये लोग अपनी पावर को इन्हेंस करते थे, राजा लोग कैसे इन्हेंस करते थे, या तो राजसूया यज्ञ कराते थे, या तो वज्रपया कराते थे, और या तो अश्वमेध यज्ञ कराते थे। इन सब तीनों से वो लोग क्या करते थे, अपनी पावर को इन्हेंस करते थे, अपनी पोजीशन को इन्हेंस करते थे, बढ़ावा देते थे, जिससे कि वो लोग राजाओं के राजा बन जाएँ, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएँ। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, द वर्ण सिस्टम, यहीं पर वर्ण सिस्टम आया था जिससे सोशल डिस्टिंक्शन होने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी, सोशल डिस्टिंक्शन होने लगा, और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग और हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग सोशल डिस्टिंक्शन होने लगा। मतलब कि समाज में कई सारे डिफरेंशिएट, मतलब कई सारी भिन्नता देखी गई, मतलब हेरिडेटरी, मतलब जो चला आ रहा है, तो उस हिसाब से कई सारे ये सब देखा गया। तो 4 डिवीज़न बनाई गई थी, 4 तरीके की सोसाइटी में डिवीज़न बनाई गई थी, जिससे सोशल रैंकिंग डिक्रीज होती चली गई। कि एक ब्राह्मण थे जिन्हें प्रिस्ट बोलते थे, जो पुजारी होते थे, जो लोग जिनको ज्ञान होता था वो ब्राह्मण होते थे। क्षत्रिय होते थे, रूलर्स जो रूल करते थे, जो राजा होते थे वो क्षत्रिय होते थे। वैश्य जो होते थे, जो एग्रीकल्चर जो खेती करते थे और जो व्यापार करते थे, और जो कई सारे चित्रकार कलाकार वो लोग वैश्य होते थे। और शूद्राज होते थे जो इन सब तीनों को सर्व करते थे, इनकी सेवा करते थे। जैसे कि एक तरीके से कह लें कि नौकर जो होते हैं उस टाइम के, वो होते थे इन तीनों की सेवा करना। वुमेन को इस टाइम पे कहीं सभा और समिति में नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन मिलती थी। वुमेन का डिसरिस्पेक्ट होने लगा, वुमेन को नीचे रखने लगे, मेन ज़्यादा इन्हेंस करने लगे, और वुमेन की धीरे धीरे पोजीशन डाउन होती चली गई। और उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज भी होती थी, और अर्ली वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। तो और इसके बावजूद भी सब कास्ट आया, जैसे सब कास्ट ऑक्यूपेशन पे बेस्ड होने लगा। और जैसे गोत्र भी इस टाइम पे आया, सब कास्ट आया, ऑक्यूपेशन जो करते थे उससे सब कास्ट डिवाइड हुई। और इस टाइम पे गोत्र भी आया। तो धीरे धीरे पहले से ये सब चीज़ें बिगड़ती चली गई, वुमेन को डिसरिस्पेक्ट होने लगा, और कास्ट सिस्टम आया। तो आप देख सकते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में कितना वुमेन को सम्मान मिलता था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, सब एक साथ रहते थे। तो लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ नहीं था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, एग्रीकल्चर वॉज चीफ ऑक्यूपेशन। इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन था, बहुत ही मेन व्यवसाय था। और इंडस्ट्रियल वर्क ये लोग करते थे, जैसे मेटल वर्क करते थे, पॉटरी करते थे, मतलब मिट्टी के मतलब बर्तन बनाना, और कारपेंटरी करते थे। कारपेंटरी तो समझ में आ गया होगा, बढ़ई वाला काम, लकड़ी वाला काम करते थे। फॉरेन ट्रेड भी करते थे। फॉरेन ट्रेड कहाँ से करते थे, बेबीलोन से करते थे, सुमेरिया से करते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि फॉरेन ट्रेड ये लोग कहाँ से करते थे, बेबीलोन से करते थे, सुमेरिया से करते थे। अब रिलीजन क्या करते थे, एक प्रजापति होता था जो क्रिएटर होता था, और विष्णु होते थे जो प्रिजर्वर होते थे। ये इंपॉर्टेंट गॉड्स थे इस टाइम पे, प्रजापति और विष्णु भगवान जो इस टाइम के इंपॉर्टेंट गॉड थे। इस टाइम पे इंपॉर्टेंट गॉड थे। और पहले क्या थे ये लोग, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में ये लोग नेचुरल फोर्सेस होते थे, उनकी पूजा करते थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगा कि प्रजापति होने लगे, और विष्णु की पूजा ये लोग अपने डाइटी मानने लगे। इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। पहले क्या था, इंद्र भगवान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटी थे, और अग्नि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइटी थे। इस टाइम पे इन लोगों का सिग्निफिकेंस कम हो गया, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर डिमिनिश्ड, एंड रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बिकम मोर एलेबोरेट। सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगे। कई सारे बलिदान और कई सारे रिचुअल्स, कई सारे ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, और इंद्र और भगवान अग्निदेव का सिग्निफिकेंस कम होने लगा। तो द प्रेस्टली क्लास बिकेम वेरी पावरफुल। जो प्रेस्टली क्लास होती है, जो ब्राह्मण क्लास होती है, तो वो बहुत ही पावरफुल होने लगी, और वो रूल्स को मतलब जो उस टाइम के रिचुअल्स होते थे उनको डिक्टेट करते थे, उनको बताते थे कि ये इसको कैसे परफॉर्म करना है, इस रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये सब करने लगे थे। वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्राह्मण जो थे बहुत ही पावरफुल हो गए थे। बिकॉज ऑफ दिस ऑर्थोडॉक्सी, इस रूढ़िवादिता के चलते बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इमर्ज्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड। इन सब के चलते बुद्धिज्म और जैनिज्म इनके इमर्ज्ड हुए, सामने आए इस पीरियड को ख़त्म। और ये पीरियड जैसे जैसे ख़त्म होने लगा, बुद्धिज्म और जैनिज्म सामने आए। वैदिक लिटरेचर क्या था, द वर्ड वेदास, जो वर्ड वेदा है वो ओरिजिनेट हुआ था रूट विद नाम के वर्ड से, जिसका मतलब है स्पिरिचुअल नोन।
मतलब कि स्पिरिचुअल नोन, जिसका मतलब है जैसे लेज सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इसमें 4 वेदास थे, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। ऋग्वेद क्यों ऋग्वेद वॉज कंपोज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद कंपोज हुआ। द अदर 3 वर रिटेन इन द लेटर वैदिक पीरियड्स। याद कर लीजिएगा, जो ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ है, बाकी के 3 अदर वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुए हैं। ऋग्वेद, दिस इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स 1028 हाइम्स एंड इट्स क्लासिफाइड इनटू 10 मंडलास। 1028 हाइम्स हैं और 10 मंडलास हैं। और यजुर्वेद में ये सिर्फ रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करते हैं बस ये बताता है यजुर्वेद। और सामवेद म्यूजिक को बताता है। जो आज हम लोग जितनी भी म्यूजिक समझते हैं वो इन्हीं से ही इस वेदा से ही इस वेदास के थ्रू ही कंपोज होती है। इस वेदा के थ्रू ही म्यूज़िक आई है। अथर्ववेद में बताया जाता है स्पेल्स एंड मैजिकल फार्मूला, कई सारे ऐसे फार्मूला हैं, तो इन सब फार्मूले के लिए प्रसिद्ध है अथर्ववेद। और अदर वैदिक टेक्स्ट भी थे, वर द ब्राह्मण, जिनको ब्राह्मण ने एक्सप्लेन किया है, जिसमें सैक्रिफाइस का मीनिंग बताया है। उपनिषद, जिसे वेदांतास कहते हैं, जिसमें 108 नंबर में वेदांतास हैं। और ये सोर्सेज ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये इंडियन फिलोसफी का सोर्स भी है। और अरण्यकाज है, जिसको बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, कैसे निर्देशात्मक की बुक कहते हैं। और द ग्रेट इंडियन एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण वर ऑल्सो कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। रामायण और महाभारत भी इस पीरियड के दौरान ही कंपोज हुए हैं। और इस लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ 3 हुआ है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद ओल्डेस्ट है वेदास, और जो हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड में। तो आपको आई होप आपको ये समझ में, ये वैदिक सिविलाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म पे लिखा है कि जो सिर्फ पेट के पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे पढ़ने के लिए, लेकिन जो पेट अकॉर्डिंग टू पेट सिलेबस, तो मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म पे लिखा है। अगर आपको और भी चीज़ें पढ़नी हो तो आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना सफिशियंट है फॉर दी पेट एग्ज़ाम। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हो सके शेयर करिए, तो हम आगे आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्री के और टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का इमर्ज कैसे हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।